फ्रंट में जो इसमें कंप्लेन है वो साइड मिरर में है। गियर बक्सा आता है तो आपको बेल्ट चैन इस सब का झंझट नहीं है। पैनल साउंड करता है और कहाँ से करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फुटरेस्ट जो है इसको कंपनी को चेंज करना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं करने वाला हूँ अपने वीडा VX2 प्लस का 29,000 किलोमीटर का रिव्यू। और आज आपको बताने वाला हूँ वीडा VX2 प्लस बेस्ट स्कूटर है या नहीं। और कुछ पॉइंट मैं ऐसे भी कवर करूंगा जो कंपनी इस स्कूटर को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो उन पॉइंट पे अगर ध्यान दे तो आने वाले टाइम में ये स्कूटर मार्केट में बेस्ट ऑन बेस्ट स्कूटर हो जाएगा। इसके बाद इस स्कूटर का कोई कंपटीटर नहीं रहेगा मार्केट में। उन पॉइंट को भी कवर करने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्कूटर दिखा देता हूं। ओवरऑल 360 डिग्री आप इस स्कूटर को देखेंगे तो देखने में बिल्कुल नए जैसा है। थोड़ा सा मौसम खराब है, आंधी तूफान आ रही है जिसकी वजह से ये गंदा हो रहा है। मैं इसको साफ कर भी नहीं सकता। और दिखा देता हूँ आपको मीटर। यहाँ पे स्कूटर को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद देखते हैं इसका स्पीडोमीटर कितना किलोमीटर ये अभी यहाँ पे शो कर रहा है। 29,811 किलोमीटर ये स्कूटर अभी तक चल चुका है। तो सबसे ज्यादा जो अब मुझसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, स्कूटर को इतना किलोमीटर आप चला चुके हो तो इसके बॉडी पैनल आवाज कर रहे हैं या नहीं। तो उसका जवाब है हाँ। देखो ये सामने वाला जो पैनल है ये एक सिंगल पैनल है, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से ये नीचे तक दोनों साइड ये एक पैनल है बड़ा। अगर ये बड़ा पैनल है तो इसके फायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। फायदा क्या है कि ये पैनल में उतना वाइब्रेशन या साउंड नहीं आता है जितना छोटे छोटे पैनल्स में आता है, ये इसका फायदा है। नुकसान क्या है कि अगर ये गिर जाएगा तो गिरने के बाद ये पूरा ही पैनल चेंज होगा, जो तकरीबन 8-8,500 रुपए का आता है। अब ये किस कंडीशन में वाइब्रेशन या साउंड करता है, वाइब्रेशन और साउंड कैसे रोड पे करता है। देखो ये ईंट बिछी हुई है, इस टाइप के जो रोड हैं, जो सीमेंट ब्लॉक वाले रोड हैं, उस रोड पे ये पैनल साउंड करता है। और कहाँ से करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये दिख रहा है आपको, मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। ये जो आ रहा है ये यहाँ पे हल्का वाइब्रेशन होता है। और इस रोड पे, ऐसे रोड पे या ब्लॉक वाले रोड पे आप इस स्कूटर को 30 या 40 की स्पीड पे चलाओगे तो ये वाइब्रेशन यहाँ पे फील होगा और हल्का साउंड भी आता है। अगर आप इसे ब्लैक रोड यानी डांबर वाले और तारकोल रोड पे चला रहे हो तो इस स्कूटर में अभी तक किसी भी टाइप का साउंड नहीं है। तो ये चीज आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस स्कूटर में वैसे पैनल साउंड नहीं है। अगर आप अच्छे रोड पे चला रहे हो, अगर आपके रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है या ब्लॉक वाला रोड है ऐसा, उस रोड पे इसमें साउंड आने वाला है आगे की तरफ से। आगे से ही साउंड आता है। उसका एक रीजन और मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये स्कूटर की चेचिस है, ऐसे इसमें गोल एंगल लगा हुआ है, यहाँ से फिर ऐसे है, फिर ये चेचिस का ऐसे पार्ट है। और इसमें हैंडल का जो पार्ट है ना वो यहाँ से है और डायरेक्ट ऐसे है, जो कि बॉडी में ऐसे कनेक्ट करता है। तो कंपैरिजन बाइक ये स्कूटर थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है टूटे हुए रोड पे। अगर कंपनी इस वाइब्रेशन को हटाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो दो काम कर सकती है कि इस एरिया में ये जो प्लास्टिक है ये वाला आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी ये बिल्कुल खाली है, यानी एक नट यहाँ इसमें लगा हुआ है और बाकी ये सारे पैनल जो है प्लास्टिक से ही अटैच हैं। अगर कंपनी चाहे तो यहीं से साथ साथ से ऐसे इसमें एंगल लोहे का लगा के इस एरिया को यहाँ तक मजबूत करे तो ये पैनल डायरेक्टली लोहे वाले पैनल पे टाइट होंगे, जिसकी वजह से वाइब्रेशन भी यहाँ पे कम हो जाएगा। अभी वाइब्रेशन होने का मेन कारण क्या है, ये चेचिस सिंगल पाइप पे रुकी हुई है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा धचकी में ऐसे ऐसे उसमें कंपन होता है, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन फील होता है। कंपनी अगर इस चीज़ को सुधारे तो आने वाले टाइम में ये स्कूटर बेस्ट स्कूटर होने वाला है। अब बात करता हूँ देखो परफॉर्मेंस की। मेरे को कई लोग कमेंट करते हैं ये स्कूटर रेंज नहीं निकाल रहा है, तो बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ अगर आप कहोगे। मैं इसको सुबह में लेके निकला था 29,735 किलोमीटर पे घर से, जब ये 100% चार्ज था। और जब मैं वापस घर पहुंचा हूं तो इसमें 14% बैटरी बची हुई है। और उसके बाद में ये स्कूटर चला है 75 किलोमीटर और 14% बैटरी बची हुई है। और आप सबको पता है मैं रैपिडो चलाता हूँ तो ये डबल में ही चलता है। अगर 14% बैटरी बचने के बाद में ये 75 की रेंज दे रहा है, तो मैं जो आपको बताता हूँ 80-85 किलोमीटर का रेंज देता है ये डबल में। इको में जब आप चलाते हो तो वो मैं सच में वो बताता हूँ जो ये स्कूटर रेंज देता है।
मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है जिससे आप सबको नुकसान हो या आप सब गुमराह हो। बिल्कुल रियल में जो ये रेंज देता है, हाँ ये चीज हो सकता है ये रेंज किसी की 10 किलोमीटर कम या 10 किलोमीटर ज्यादा हो सकती है। कंडीशन, रोड और चलाने का तरीका मैंने वही आपको बताया। अगर आप थ्रॉटल को इजीली यूज करोगे स्मूथ तरीके से तो ये रेंज बढ़िया निकालता है। थ्रॉटल को आप बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करोगे, रफ तरीके से यूज करोगे बाइक की तरह, तो ये रेंज एकदम से कम देता है। उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ईवी स्कूटर को चलाने के लिए आपको ड्राइविंग को सुधारना है। बाइक जैसे अगर आप इसे चलाना चाहते हो तो ईवी स्कूटर आपके लिए नहीं है। अब बात करता हूँ इस स्कूटर में दूसरे पॉइंट की जिसको कंपनी को सुधारना चाहिए। इस पॉइंट को देख रहे हो, ये है बैटरी कंपार्टमेंट। यहाँ से आप जब देखोगे तो इसकी हाइट थोड़ा नीचे की तरफ जाती है। इससे क्या है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। इस ग्राउंड क्लियरेंस को कंपनी को ज्यादा भी नहीं करना है, तो इस बैटरी को जितना ये एरिया है उसके लेवल में करना है या थोड़ा सा ऊपर करना है, और ये आसानी से ऊपर हो सकता है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखो ये एरिया है और ये बैटरीज के हैंडल हैं। इसको भी अगर आप देखते हो ना तो ये बहुत गैप है इसमें, तो आधा इंच हम यहाँ इस हैंडल को छोटा कर सकते हैं, ये देखते हो। और ये वाली जो पत्ती है इसको अगर हम सीधा करके लगा देंगे ना ऐसे, तो ये गैप यहाँ पे 1 इंच तक ऊपर आ जाएगा। और भी अगर हम चाहें तो यहाँ पे आप देखो, ये जो एरिया है यहाँ चार्जर रखने का पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक चार्जर आता है, जबकि इसके सीट की जो हाइट है और ज्यादा है, यानी चार्जर रखने के बाद भी ये 2 से 2.5 इंच इसमें गैप बच जाता है। तो यहाँ हम 2 इंच तक बैटरी को ऊपर कर सकते हैं और नीचे वाला जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ये ऊंचे ब्रेकर पे टच नहीं होगा। जो ऊंचे ब्रेकर है, अगर आप सिंगल में ड्राइव कर रहे हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, लेकिन डबल में आप चला रहे हो इस स्कूटर को, ऊंचे ब्रेकर हैं तो उनमें ये नीचे जो है बैटरी कंपार्टमेंट वाला हिस्सा ये अड़ जाता है। तो ये एक दिक्कत मेरे को फेस होती है, जो कि इस कंपनी को ध्यान देना चाहिए। इस स्कूटर की इस बैटरी वाले कंपार्टमेंट को 1 से 1.5 इंच या 2 इंच तक आसानी से ऊपर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्जन में जब भी निकालें PW X2 प्लस का, इस प्रॉब्लम को कंपनी को सुधारना चाहिए और बैटरी कंपार्टमेंट को थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए, जिससे ये स्कूटर ब्रेकर में टच नहीं होगा। एक जो प्रॉब्लम है जो मुझे फेस होती है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सपोज के जैसे ये मेरा स्कूटर है, घर के अंदर चार्ज हो रहा है, तो मैं इसे सीट खोल के आसानी से यहाँ पे चार्ज कर सकता हूँ। इसमें लॉक भी है, ये भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन इस चार्जर को कंपनी को या तो यहाँ की तरफ कहीं शिफ्ट करना चाहिए, या यहाँ पे लगा हुआ है या उस साइड में कहीं शिफ्ट कर दो जहाँ पे लॉक है उसके नीचे। उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि ये हमारा जो चार्जर है ना, हमें यहाँ सीट खोल के लगाना पड़ता है। उसका मेन कारण है, ये देखो ये यहाँ जल रहा है या घिस रहा है, कुछ तो है। अगर मैं इसको सीट को ऐसे ऑफ कर देता हूँ तो देखो सीट यहाँ से जो है ना ऐसे टंग रही है। उसका मेन कारण क्या है कि ये अड़ रहा है। इसको ऐसे मैं अगर लॉक कर रहा हूँ, लॉक करने के बाद में ये हो तो जा रहा है, लेकिन ये चीज अड़ रही है कहीं ना कहीं। तो कंपनी को इस चीज को सुधारना चाहिए, या फिर इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे लगाना चाहिए, या इतना गैप बनाओ कि ये सीट भी प्रॉपर बंद हो जाए, वायर भी ना कटे वाटर प्रूफ की, और ये चार्जर में भी किसी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ऐसी तरीके से इसे बनाओ तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। नहीं तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है कि सपोज में डिक्की में कुछ सामान है और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और मुझे चार्जिंग पे भी लगाना है, तो एक तो चार्जिंग में ये होना चाहिए कि जब ये चार्जिंग पे लग रहा है तो लॉक हो चार्जर निकले ना जब तक चार्ज हो रहा है, या मैं ही निकाल सकूं, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। या अगर वो भी नहीं है तो ये बाहर की तरफ यहाँ पे जगह है, चार्जर यहाँ पे इसे दे सकते हैं बड़ी आसानी से, या यहाँ पे कहीं से शिफ्ट कर सकते हैं। तो कंपनी को इस चीज का ध्यान देना चाहिए। और एक और प्रॉब्लम है जो कि इस स्कूटर में सारे ही मॉडल्स में है, और जिनके पास VW X2 प्लस होगा वो समझ भी जाएंगे इस कंप्लेन को। ये देखो 3 दिन बाद टूट गया था ये वाला कवर। उसका मेन कारण क्या है, देखो ये भी टूटा हुआ है। इस चीज को सुधारो या इस चीज को थोड़ा सा चेंज करो ताकि ये नहीं टूटे। पहले दिन ही दूसरे दिन ही ब्रेकर में अड़ के टूट जाता है, तो बहुत बुरा लगता है कि नए स्कूटर आते के साथ अड़ गया। ये फुटरेस्ट जो है इसको कंपनी को चेंज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये प्लास्टिक का है।
अगर इस पे कोई अच्छा तगड़ा इंसान पैर रख के और चढ़े ऊपर तो ये टूट सकता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ से क्रैक। फुटरेस्ट कम से कम इसमें लोहे का या एल्युमिनियम का ही डालो, प्लास्टिक के फुटरेस्ट मत डालो। फ्रंट में जो इसमें कंप्लेन है वो साइड मिरर में है। मैं तो साइड मिरर को यूज नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी यूज करते हैं इस स्कूटर के साथ जो आते हैं वो बहुत जल्दी ढीले हो जाते हैं और खड़खड़ साउंड करते रहते हैं। तो कंपनी को नेक्स्ट मॉडल में या अभी भी कर सकते हैं मिरर को चेंज, तो इन मिरर को जरूर चेंज करना चाहिए। सिंपल डालो जैसे बाइक्स में आते हैं, लॉन्ग लाइफ चलेंगे। अगर ओवरऑल मैं बात करूं इस स्कूटर की, तो इस स्कूटर की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका कंफर्ट अच्छा है। मोटर जो है IP67 रेटिंग के साथ आती है, तो पानी में चलाते में पूरा कॉन्फिडेंस आता है। लुक वाइज भी आप देख सकते हो। और सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है इस स्कूटर में, जो है यहाँ पे गियर बक्स आता है, तो आपको बेल्ट चैन इस सब का झंझट नहीं है, डायरेक्ट करारी डलती है और इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है। जल्द ही मेरा स्कूटर चलने वाला है 30,000 किलोमीटर, और 30,000 किलोमीटर में मैं कवर करने वाला हूँ इस स्कूटर की बैटरी वारंटी से रिलेटेड कुछ आपके सवालों के जवाब। तो आने वाले टाइम में आपको वीडियो देखने को मिलेगा कि आपको अपने स्कूटर की वारंटी को एक्सटेंड कराना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कब आपको वारंटी एक्सटेंड कराना है, अपनी बैटरी की हेल्थ कैसे बढ़ानी है या मेंटेन करके रखनी है। आज के रिव्यू वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो वीडियो को करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।